हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं आपको इसकी जो रियल डेफिनेशन है वो मैं अगर आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जस्ट गिव एन आइडिया अबाउट द एनर्जी क्रॉसिंग एनी सरफेस। भाई कितना एनर्जी क्रॉस कर रही है, एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली गिव्स एन आइडिया देन हाउ मच एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया। किसी भी सरफेस को या किसी एरिया को कितना एनर्जी क्रॉस कर रही है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अगर सेकंड डेफिनेशन आपको बताऊं मैं, जो बुक में ज़्यादातर बच्चे मतलब इसको लर्न करते हैं, इट इज़ बेसिकली द काउंट्स ऑफ द नंबर ऑफ फिल लाइन्स क्रॉसिंग एन एरिया। काउंट्स ऑफ नंबर ऑफ फिल लाइन्स, counts of the number of fill lines crossing an area, ये भी डेफिनेशन होती है। और अगर मैं थर्ड डेफिनेशन आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका डॉट प्रोडक्ट, फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। मतलब अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल फॉर्म लिख के बताऊं ना, तो ये ऐसे लिखी जाएगी दोस्तों, ई डॉट डेल्टा एस। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया। किसी भी एरिया को, किसी सरफेस को कितना एनर्जी क्रॉस करती है। या बेसिकली दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे पूरे यूनिवर्स में एनर्जी जो बिखरी हुई है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में बिखरी हुई है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो एनर्जी है ना, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी भी फील्ड को हम फील्ड लाइंस के द्वारा बताया जाता है, और फील्ड लाइंस होती है इमेजिनरी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से उसको बताया जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, बेसिकली एनर्जी ही तो है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली एनर्जी ही तो है। तो एनर्जी किसी सरफेस को क्रॉस करती है, ये हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है, ठीक है ना। काउंट्स ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया और सरफेस। और अगर मैथमेटिकल फॉर्म की बात करता हूँ तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आता, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। बोलो दोस्तों, यस। और मैं आपको बता देता हूँ, इट इज़ ए फिजिकल स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ ए फिजिकल स्केलर क्वांटिटी। ये मैंने जो वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है ना, इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहाँ पे भी बताया जाता है कि दो वेक्टर का जो डॉट होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी के बराबर होता है। अगर मैं इसकी यूनिट आपको बताऊं तो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। ये दोस्तों इसकी यूनिट होती हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सर कैसे, तो इधर देखो, मैं इधर बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि न्यूटन पर कूलम, और इनटू में एरिया होता है मीटर स्क्वायर। और एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं पोटेंशियल की टर्म में, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी कि वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, इनटू में मीटर स्क्वायर। ये 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, एक ये वोल्ट मीटर होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये था थोड़ा सा बेसिक किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और सुनो, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी, ऐसे लिख लो या ए लिख लो, एक ही बात है। और ये मान लो कोई क्लोज सरफेस है, ये आ जाएगा। ये होता है दोस्तों मेन फॉर्मूला। और जब इसको हटाओगे ना आप, तो यहाँ पे डॉट आएगा, यानी कि कोस कंपोनेंट आ जाएगा। तो मैं लिखना चाहूँगा फाई ई इक्वल टू ई मैग्नीट्यूड
डी ए मैग्नीट्यूड कोस ऑफ एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एरिया वेक्टर लिखा मैंने, देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर। जैसा कि हम सभी जानते हैं एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है दोस्तों, जिसमें आप पढ़ते आए ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ होता है, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। मान लो ये कोई सरफेस है मेरे पास, ठीक है, कोई भी डिस्क ले लेता हूँ, मान लो रेडियस आर है, तो इसका ये एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब एरिया तो आ गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसे आएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, ऐसे, या ऊपर ले लो या नीचे ले लो, ठीक है ना। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अगर वो ओपन सरफेस है तो आप उसको ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, और अगर जब क्लोज सरफेस आएगी तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एरिया वेक्टर के बारे में बता देता हूँ, बता तो चुका हूँ। एरिया वेक्टर यानी कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे रहेगी, अगर मान लो मेरा 2D सरफेस है यानी कि ओपन, तो उस केस में क्या लिखूँगा मैं, मान लो जैसे ये कोई प्लेट है, ठीक है, कोई भी प्लेन शीट है, इसका एरिया मान लो ए है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ए कैप। ऊपर भी ले सकते हो आप, नीचे भी ले सकते हो, अगर मेरी ओपन सरफेस है तो, ठीक है ना। अगर मैं 3D एलिमेंट की बात करता हूँ यानी कि क्लोज सरफेस की बात करता हूँ, जैसे मान लो मैंने स्फीयर की बात कर ली आपसे, तो बताओ स्फीयर के लिए क्या रहेगा एरिया वेक्टर, क्योंकि अब अंदर से तो ये क्लोज हो गया ना, तो इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर क्या रहेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा बट डायरेक्टेड आउटवर्ड रहेगा। कैसे रहेगा दोस्तों, आप कहीं पे भी लेके देख सकते हो, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड एक्टिंग आउटवर्ड डायरेक्शन, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ये आ जाएगा। अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ आपसे, तो क्यूब के लिए भी देख सकते हो आप, क्यूब भी कैसी है, 3D सिमेट्री है, तो इसमें इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा दोस्तों बताओ। ये मान लो कोई एक क्यूब है मेरे पास, तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, अंदर होगा कि बाहर होगा, बिल्कुल बाहर होगा। इसका इधर आ जाएगा एरिया वेक्टर, इसका इधर आ जाएगा दोस्तों, इसका इधर आएगा, इसका नीचे आएगा, जो ये वाला फेस है इसका इधर आएगा और पीछे वाले का उधर जाएगा, यानी कि आउटवर्ड और सरफेस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अगर मैं सिलेंडर बना के दिखाता हूँ आपको, तो सिलेंडर के लिए भी क्या रहेगा दोस्तों बताओ, एरिया वेक्टर कैसे लिखूँगा। अब सिलेंडर में तो दो पोर्शन आ गए, कर्व्ड एरिया और फ्लैट एरिया, तो कर्व्ड में तो ऐसे जाएगा और फ्लैट में ऐसे जाएगा, बोलो दोस्तों। तो ये होता है एरिया वेक्टर ओपन सरफेस के लिए और क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम फर्दर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है मेरे पास, ठीक है, ये कोई भी सरफेस मैं ले सकता हूँ, और मान लो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्रॉस कर रही हैं दोस्तों, इन दिस डायरेक्शन, ऐसे। तो अब क्या करें, मान लो अब मैंने इसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कट कर लिया, क्योंकि अब अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा वेरिएबल है तो मुझे पहले किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए बताना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा इसका एरिया एलिमेंट कट कर लिया, ये रहा। और ये ध्यान रहे ये एरिया एलिमेंट पूरी सरफेस में कहीं भी हो सकता है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे आ जाएगा। इसको मैं क्या मान लूँ, इसको मैं DS मान लेता हूँ, स्मॉल एरिया, और ये एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। मान लो थीटा एंगल बना दिया इसने, किसने, ई में और DS में, बड़ी अच्छी बात भाई। क्या करें अब बताओ, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो रियल डेफिनेशन होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस, कैसे, परपेंडिकुलरली। कैसे दोस्तों, परपेंडिकुलरली। अब सरफेस के परपेंडिकुलर इसने बोला है, तो एरिया एक खुद वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब मुझे वो लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो लाइन जो इस एरिया के परपेंडिकुलर जाएंगी ना, इस छोटे एरिया के, वो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगी।
इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इसका मैं एक कंपोनेंट इस एरिया वेक्टर के अलोंग ले लूँगा, यानी कि मैं ई को एरिया वेक्टर के अलोंग लेके जाऊँगा, एरिया वेक्टर को ई के अलोंग नहीं लेके आऊँगा मैं। तो इसका मतलब ई का ds के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा ई कोस थीटा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, कैसे, सरफेस के परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर क्या होता है, ऑलरेडी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट एरिया वेक्टर के अलोंग ले आऊँगा मैं। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग फ्लक्स में अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बताओ भाई, इससे कितना फ्लक्स जाएगा, फाई की डी फाई, छोटा सा फ्लक्स जाएगा डी फाई, किसके इक्वल होगा, वो होगा ई कोस थीटा इंटू में डी एस। तो बताओ दोस्तों, डी फाई ई किसके इक्वल आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। और इसको मैं अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, यह आ जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस। और क्या कर दूंगा इस पूरे के लिए, इसको मैं पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा दोस्तों। तो यानी कि यह आ जाएगा टोटल फ्लक्स फाई ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, यह आ जाएगा दोस्तों। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। अरे बोलो भाई, ये आ जाएगा। ठीक है, ये था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और अगर ये यूनिफॉर्म के लिए होता, अगर किसके लिए होता, अगर यूनिफॉर्म के लिए होता तो उस केस में क्या करता, मान लो जैसे ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इसका एरिया मान लो ए है, पहले से ही पता है मुझे अच्छे तरीके से, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे कट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको ऐसे कट कर रही हैं, ये ई की डायरेक्शन है दोस्तों। और एरिया वेक्टर कैसे होगा बताओ, एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि एरिया वेक्टर तो ये आ जाएगा दोस्तों ए वेक्टर। तो ये कितना एंगल आ जाएगा, थीटा। तो यहाँ पे फाई क्या लिखूँगा मैं, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, फाई इक्वल टू, बताओ क्या लिखूँ दोस्तों, फाई किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे फाई ई लिखूँगा मैं डायरेक्ट, ई ए कोस थीटा। मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये कोस को आप गायब करोगे तो क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। अरे बोलो दोस्तों, बोलो भाई। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डॉट ए, यह आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, यह है यूनिफॉर्म वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और इंटीग्रेशन में मुझे किसके लिए जाना पड़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्या मेरी बात आपको क्लियर है दोस्तों। अभी दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं आपके लिए। देखो इधर, अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो फील्ड लाइन हमेशा पैरेलल रहेंगे, आपको पता है ना। तो बताओ, अगर ये मान लो मेरे पास कोई एरिया एलिमेंट है, तो इसका एरिया वेक्टर मैंने इधर ले लिया, तो बताओ ई और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है, सर 0 डिग्री एंगल है। तो बताओ यहाँ से अगर फ्लक्स निकालूँ मैं, तो फाई किसके इक्वल होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ई ए कोस थीटा। अब ये एंगल किसके बीच में होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में। तो यहाँ पे तो दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा 0 आ जाएगा, कोस 0 1 आ जाएगा। तो फाई ई किसके इक्वल आ गया, ये तो सर ई ए के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें बताओ कितना एंगल है ई और ए के बीच में, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना फ्लक्स होगा, 0, बिकॉज कोस 90 इक्वल टू 0। यहाँ बताओ, एरिया वेक्टर मैंने ये ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, थीटा कितना है दोस्तों 180। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो माइनस ई ए के इक्वल आ जाएगा। ये बताओ आप मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है, 45 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, ई का एक कॉम्पोनेंट इसके अलोंग ले आऊँगा, कितना, ई कोस 45। या वैसे भी आप देख लिया करो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है, तो फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ई ए, और कितना एंगल आ जाएगा, कोस 45। कोस 45 इज 1/√2। तो मेरा आंसर आ जाएगा ई ए डिवाइड बाई √2। क्या मेरी बात क्लियर है। और यूनिट मैं आपको बता चुका हूँ, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। दोस्तों अभी इसमें थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं, थोड़ा सा आपको भी अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाए इस चीज़ को लेके। बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मान लो कोई रिंग है या कोई भी डिस्क मान लेता हूँ मैं, कोई शीट है। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही हैं, 37 डिग्री। तो बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा इसमें से, जल्दी बताओ। फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कोस थीटा। लेकिन ध्यान सुन लो, थीटा एंगल किनके बीच का एंगल होता है, बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ये एंगल कितना है, 37। इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या ऊपर ले लो या नीचे ले लो।
अब बताओ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसके प्लेन के पैरेलल है ना दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसके प्लेन के पैरेलल है ना, और एरिया वेक्टर क्या है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ई में और ए में कितना एंगल होगा 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से फ्लक्स जीरो पास करेगा दोस्तों, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, 37 डिग्री एंगल नहीं है दोस्तों। इसमें बताओ, इसमें देखो इसको ऐसे रखा गया है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो बताओ अब ये एंगल 37 यहाँ पे आ जाएगा। अब बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा अगर इसका रेडियस आर है तो। बताओ दोस्तों, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप। बताओ अब एरिया वेक्टर क्या होगा इसका एरिया वेक्टर तो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ऊपर ऐसे होगा एरिया वेक्टर। ए वेक्टर तो ऊपर होगा ना। अब ये एंगल कितना है 37 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 53 डिग्री आ जाएगा, और ये ई की डायरेक्शन है। तो अब की बार तो दोस्तों ई और ए में कितना एंगल आ गया 53। तो फ्लक्स क्या लिखूँ, ई ए कोस ऑफ 53, और कोस 53 होता है 3/5, तो यानी कि ई ए 3/5। ये मेरा आंसर आ जाएगा। वोल्ट मीटर लिख दो या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम लिख दो। अरे बोलो दोस्तों, कर लोगे ना इसको। अब एक बहुत ही शानदार टाइप का न्यूमेरिकल है, वो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। हाँ जी दोस्तों, देखो ये कोई एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड है 5 मीटर। इसको ऐसे रखा गया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया। वाई में कितना लिखूँ 050, ठीक है। और उसने ऐसे एंगल बना रखे हैं 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब क्या करूँ भाई, मुझे इसकी ये एक्स और जेड कॉम्पोनेंट निकालना पड़ेगा, यानी कि इस पॉइंट के मेरे क्या कोऑर्डिनेट होंगे जल्दी बताओ। अब बताओ 5 का इधर क्या ले लूँगा मैं कोस, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आ जाएगा बताओ। इसके अलोंग क्या आएगा 5 कोस कितना 37 डिग्री, तो यानी कि 5 इंटू कोस 37 होता है 4/5, यानी कि 4 आ जाएगा। और इधर क्या लिखूँ इसका, इधर लिखूँगा साइन, तो क्या लिखूँ 5 साइन 37 होता है 3/5, तो ये 3 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4, वाई में 0 है और जेड में कितना है 3, तो 4 0 3 आ जाएंगे दोस्तों। अगर मैं इसका वेक्टर बनाऊँ आपको, अब इसका एरिया वेक्टर क्या लिखूँ, ये मान लो ओ है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है, ओ ए बी सी। अब बताओ एरिया क्या लिखूँ इसका मैं एरिया लिखूँगा दोस्तों, क्या लिखूँ ओ ए क्रॉस ओ सी, ये बनेगा ओ ए क्रॉस ओ सी। और ओ ए कितना लिखूँ, ओ ए वेक्टर क्या लिखूँ, ओ ए लिखूँगा दिस माइनस दिस, यानी कि ओ ए वेक्टर मेरा आ जाएगा 4i कैप प्लस 3k कैप। और ओ सी वेक्टर कितना है मेरा, ओ सी वेक्टर है मेरा 5j कैप, क्योंकि x भी 0 है जेड भी 0 है, तो y में आ जाएगा j कैप। अब इनका क्रॉस करो दोस्तों और एरिया वेक्टर निकाल लो फाइनली। तो एरिया वेक्टर मेरा आ जाएगा, बताओ क्या लिखो इसमें 4i कैप प्लस 3k कैप डॉट किसके साथ है 5 ऑफ j के साथ, सॉरी क्रॉस आएगा। तो बताओ भाई दोस्तों क्या बनेगा मेरा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मेरा बनेगा 4 5 जा 20, आई क्रॉस जे होता है k, बिल्कुल सही बात है, प्लस 5 3 जा 15, k क्रॉस जे होता है माइनस आई, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये आई कैप आ जाएगा माइनस के साथ। लो भाई दोस्तों ये मेरा एरिया वेक्टर आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये दे रखी है, ये रही, ये ऑलरेडी गिवन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इनका डॉट निकालना पड़ेगा। तो फाई ई किसके इक्वल लिखूँ, मैं लिखूँगा ई डॉट ए। अब बता दो भाई इनका, ये ए आ गया, ये मेरा ई है। तो बताओ दोस्तों फाई ई किसके इक्वल आ जाएगा 2i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप, डॉट कर दूँ किसके साथ 20k कैप माइनस 15i कैप। बताओ भाई डॉट करो इसका, बताओ आई कैप का के साथ डॉट 0, आई का आई के साथ 1 आ जाएगा, यानी कि -30, जे का के साथ 0, जे का आई के साथ 0, बिल्कुल के का के साथ 1, यानी कि प्लस कितना आ गया, प्लस आ जाएगा 40, और के का आई के साथ 0, यानी कि कितना आ गया दोस्तों। अरे बोलो भाई कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे इसमें हम। देखना दोस्तों क्या बनेगा -30 प्लस 10, तो कितना आ गया, ये तो प्लस 10 आ जाएगा दोस्तों, प्लस 10 वोल्ट मीटर आ जाएगा भाई। ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा प्लस में। बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल था। मेरा मेन मकसद पता है क्या है, आपको पहले एरिया वेक्टर निकालना आना चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। जब तक आपको एरिया वेक्टर नहीं आएगा
तब तक आप क्वेश्चन को, फ्लक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते दोस्तों। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो। हाँ जी दोस्तों, एक कंसेप्ट भी बोल सकते हो, एग्जाम्पल भी बोल सकते हो आप। मान लो ये मेरे पास कोई सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, और इसको मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इसको फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर से कितना नेट फ्लक्स पास कर रहा है, नेट फ्लक्स बताना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, अब एक बात बताऊँ आपको, जो नेट फ्लक्स होता है ना किसी भी, मान लो जैसे इस सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो फ्लक्स होगा बेसिकली दो कारणों की वजह से होगा। एक तो होगा इसका कर्व्ड पोर्शन की वजह से, ये जो कर्व्ड एरिया है, यानी कि फाई ड्यू टू कर्व्ड की वजह से, और एक बनेगा 5 किसकी वजह से, फ्लैट, यानी कि जो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इनकी वजह से। एक तो बनेगा फ्लक्स किसकी वजह से, फाई ड्यू टू कर्व्ड की वजह से, और एक बनेगा फ्लैट की वजह से। चलो देखते हैं कितना बनेगा भाई। दोस्तों इधर आओ, देखो अब ये जो इसका फ्लैट है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, अंदर होगा बाहर होगा, बिल्कुल बाहर होगा। ये इसका एरिया वेक्टर मान लिया ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, अंदर की तरफ। कितना एंगल आ गया 180, तो फ्लक्स क्या लिखूँ, फ्लक्स लिखूँगा मैं माइनस ई ए, बिकॉज कोस 180 माइनस 1। इस पे आते हैं फ्लैट पे। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, ए वेक्टर, और ई भी कहाँ है, बाहर, तो इसमें फ्लक्स कितना आ जाएगा, ये प्लस ई, क्योंकि इसमें कोस 0 1 होता है। अब यहाँ लेते हैं, एक छोटा सा एरिया कट कर लिया मैंने, उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा दोस्तों, तो ऊपर होगा परपेंडिकुलर, और ई कैसे है, ई ऐसे, कितना एंगल आ जाएगा 90। तो चमत्कार हो गया भाई, पूरे कर्व पे फ्लक्स ड्यू टू कर्व कितना आ जाएगा 0, क्योंकि एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कितना एंगल है 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो नेट फ्लक्स अगर लिखूँ मैं यहाँ पे फाई नेट, और किस किस की वजह से लिखूँ, 5 कर्व्ड प्लस 5 फ्लैट, तो बताओ दोस्तों, तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा 0, ये माइनस है, माइनस ई ए, और ये प्लस ई ए, तो नेट कितना आ गया, 5 नेट भी 0 ही आ गया दोस्तों। अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से लिखो, और अभी मैं कुछ बोलने वाला हूँ उसको भी ध्यान से सुनो। इसने बोला फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, अगर टोटल नंबर ऑफ लाइन जितनी एंटर कर रही है ना, अगर उतनी ही लाइन सरफेस से बाहर निकल रही है ना, तो आंख बंद करके आप नेट फ्लक्स क्या बोल दोगे, उस क्लोज सरफेस के अक्रॉस कितना बोल दोगे, 0 बोल देंगे। यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटरिंग एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स लीविंग दैट क्लोज सरफेस, देन द नेट फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी कि जितनी लाइन, और क्लोज सरफेस की शेप कुछ भी हो सकती है दोस्तों, कुछ भी उसकी शेप हो सकती है, बस दिमाग में ये बात रहे कि जितनी लाइन उसमें एंटर कर रही हैं उतनी लाइन उससे बाहर निकलनी चाहिए। जैसे ये कोई मैं गोला ले लेता हूँ, और ये मान लो देखो ये, अब बताओ इसके अक्रॉस कितना फ्लक्स है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर जो भी रहेगा, तो आंख बंद करके क्या बोल दोगे आप, नेट फ्लक्स 0, बिकॉज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स जितनी एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं। अरे बोलो दोस्तों, कर लोगे ना इसको, ठीक है। जैसे मान लो, चलो मैं आगे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे, जब गॉस, इसके बाद आएगा गॉस लॉ, तब मैं थोड़ा और आपको क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं इसमें, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने किसी स्फीयर को रख दिया, तो बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा, सर 0 फ्लक्स पास करेगा, ठीक है ना। उसके बाद अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास ये एक होलो हेमिस्फीयर है, ऐसे ऐसे होलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसको ऐसे लाइन क्रॉस कर रही हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इन दिस डायरेक्शन। तुम समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ आपको इसमें, ये ऐसे, अरे क्या बना दिया ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो, और इसकी रेडियस मान लो r है दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता हूँ, अब बताओ अगर ये सरफेस मान लो क्लोज सरफेस है, ठीक है ना, अगर ये सरफेस कैसी है दोस्तों, ये मान लो ये पूरा का पूरा ये नीचे क्लोज है, ठीक है, ये मान लो हेमिस्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो बताओ अब इसमें जो फ्लक्स होगा ना, अब नेट तो कितना आ जाएगा, मैंने अब जो बताया उसके हिसाब से 0 आ जाएगा, क्योंकि जितनी लाइन इसमें एंटर कर रही है उतनी लाइन इससे बाहर निकल रही है। ओके सर, बिल्कुल। बेसिकली जो नेट फ्लक्स है ना दोस्तों,
वो भी यहाँ पे दो कारणों की वजह से है। कौन कौन से? एक तो इसका बॉटम हो गया यानी कि फ्लैट, फाई किसकी वजह से? फ्लैट यानी कि ये वाला पोर्शन, और एक है ये कर्व्ड वाला पोर्शन, तो फाई ड्यू टू कर्व्ड पोर्शन। तो बताओ भाई, ठीक है। तो इसमें कई बार ये पूछता है बताओ कर्व्ड पार्ट से कितना फ्लक्स पास करेगा, यानी कि इस कर्व्ड पार्ट का। तो वो बच्चा तभी बता पाएगा तभी तो आप उसका पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। कैसे सर? अब बताओ फाई फ्लैट का बताओ मुझे पहले, बताओ फ्लैट का फ्लक्स कितना होगा? ई ऊपर चला गया, एरिया वेक्टर कहाँ आएगा इसका? नीचे। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखूँ? ई में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है? 180 डिग्री। तो इसको लिखूँगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। और कर्व्ड का मुझे निकालना है तो क्या करूँगा मैं? फाई नेट किसके बराबर है दोस्तों? फाई नेट है किस के बराबर है? फाई फ्लैट प्लस फाई कर्व्ड। तो फाई नेट तो मेरा 0 है क्योंकि जितनी लाइन एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही है। फाई फ्लैट कितना आ गया? ई इंटू पाई आर स्क्वायर। और प्लस में निकालना किसको? मुझे तो कर्व्ड को निकालना है। मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, यह आ जाएगा। फाई नेट कितना है दोस्तों? यहाँ लिख रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। फाई नेट तो 0 है, तो फाई फ्लैट कितना आ गया? ई इंटू पाई आर स्क्वायर। और प्लस में निकालना किसको? मुझे कर्व्ड को। तो बता रहा हूँ दोस्तों फाई कर्व्ड किसके इक्वल आ गया? ए इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है मेरा आंसर इस कंसेप्ट में। तो ध्यान से एक बार देख लिया करो कि किस किस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तब आप इसके बारे में बता पाओगे दोस्तों। अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर मान लो ये ऐसे होता तो इसी वाले क्वेश्चन में अगर ये सरफेस ऐसे होती, ठीक है, और अगर इधर होता तो, अगर ऐसे होती तो फिर लाइंस ऐसे होती तो देखो ऐसे वाले केस में फाई नेट भी 0 है, नेट फ्लक्स भी 0 है। अच्छा, फाई फ्लैट भी 0 है। क्यों 0? क्योंकि ई ऐसे है, एरिया नीचे आएगा तो 90 हो जाएगा। तो कर्व्ड का बताना है मुझे, तो कर्व्ड क्या आ जाएगा? बोलो दोस्तों। तो इसका मतलब फाई नेट किसके इक्वल होता है? फाई फ्लैट प्लस फाई कर्व्ड। ये भी 0, ये भी 0, तो मेरा फाई कर्व्ड भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा दोस्तों। लगता है तुम्हें बात समझ में आ गई ना दोस्तों? अपनी स्क्रीन को पॉज करो, अच्छे से इसको लिखो आप। हाँ जी दोस्तों, अभी हमारा जो नेक्स्ट है ये बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। बोर्ड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किसके अलोंग गिवन है? एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये क्यूब दे दिया मैंने जिसका साइड है ए, क्यूब ऑफ साइड ए। बिल्कुल सही बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब कांस्टेंट है ना दोस्तों, किस एक्सिस के अलोंग जा रहा है? सर ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, लाइक दैट। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही हैं, ठीक है, ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस को मूव कर रही हैं ऐसे। तो बताओ दोस्तों इस पूरे क्यूब के अक्रॉस कितना फ्लक्स पास करेगा? तो देखते हैं, पहले इस वाले फेस को देखते हैं। अब साइड कितना है? ए, तो एरिया कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर। एरिया वेक्टर किधर होगा? आउटवर्ड। कितना आ गया दोस्तों? ए स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहाँ है? इस वाले फेस के अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ है? फील्ड अंदर की तरफ। तो बताओ यहाँ पे इस वाले फेस के अक्रॉस कितना एंगल बन जाएगा? तो यहाँ का फ्लक्स कितना लिखूँ मैं लिखूँगा माइनस ई इंटू ए स्क्वायर। इस पे देखो, इसके बिल्कुल अपोजिट वाले पे एरिया वेक्टर कैसे लिखूँ दोस्तों? अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको खुद ट्राई करो आप। ए स्क्वायर ऐसे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, ई नोट। तो बताओ फ्लक्स कितना आएगा? अब यहाँ पे ई में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो फ्लक्स आ जाएगा ई नोट ए स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो मैंने निकाल दिया। अब बात आती है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट। अब एक बात बताओ, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? सर इसका तो ऊपर होगा। ऊपर होगा तो ई में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल होगा? 90। तो इसके अबाउट कितना फ्लक्स होगा? सर 0। ऐसे ही नीचे वाले के लिए एरिया वेक्टर कहाँ होगा? नीचे होगा। ई में और उसमें कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। इसके अबाउट भी फ्लक्स कितना होगा? 0। बाकी जो बच के किधर जेड के जो अबाउट है, ये वाला और पीछे वाला, उसके अबाउट भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग और उसके अपोजिट वाले में आएगा इक्वल एंड अपोजिट फ्लक्स। अगर मैं जब इसको नेट निकालूंगा ना तो फाई नेट, इन बाकी 4 का 0 क्यों बना? इन 2 में तो फ्लक्स आ गया, इन बाकी 4 का क्यों बना? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो मेरा नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? ये नेगेटिव,
और ये पॉजिटिव, तो नेट तो मेरा 0 आ जाएगा दोस्तों। लगता है तुम्हें बात समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे होता ना, कैसे, ई नोट आई कैप प्लस ई नोट जे कैप प्लस ई नोट के कैप, तो भी मेरा अगर सेम क्यूब होता तो भी मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता दोस्तों, तो भी मेरा फ्लक्स कितना होता, 0 होता। और वैसे भी एक कॉमन सेंस आपको मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना, लाइन पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। एक कॉमन सेंस की बात आप देखो, जितनी लाइन इसमें एंटर कर रही है ना, उतनी ही लाइन इससे बाहर निकल रही है। इट मीन्स नेट फ्लक्स अभी भी कितना आता है इसमें, 0 आ जाएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा और मैं एक नेक्स्ट वैरायटी लेके आ रहा हूँ आपके साथ। देखो दोस्तों, सेकंड वैरायटी है, ये भी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है और बड़ा ही मेन रोल प्ले करता है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो अब की बार क्यूब है, साइड ए है, लेकिन अब की बार ओरिजिन यहाँ पे नहीं है। अब की बार ओरिजिन है वो किसी एल डिस्टेंस पे है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वो है तो एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन वो एक्स एक्सिस के साथ वेरी कर रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स को 0 पुट कर देता हूँ, यानी कि ओरिजिन की बात करता हूँ, तो ओरिजिन पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ना, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अब की बार जो फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब की बार इसके अक्रॉस जो फ्लक्स है वो आने वाला है, वो अब की बार 0 तो नहीं आएगा। कितना आएगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मुझे नेट फ्लक्स बताना है। क्वेश्चन आया ना समझ में आपको। अब एक बात बताओ, ये वाला फेस, ये वाला, अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके अलोंग है, आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग। तो बाकी जो 4 फेस बच गए ना, उनमें तो एंगल कितना हो जाएगा, 90। एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। उनका तो फ्लक्स वैसे ही 0 हो जाएगा। बात आती है इस वाले फेस की और इस वाले फेस की। तो बताओ यहाँ पे पहले ई बताओ, ई तो ऐसे है ना दोस्तों, बोलो। तो यहाँ पे ई का कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ई का कितना आएगा मैग्नीट्यूड बताओ इस वाले फेस के लिए। इस वाले में एक्स कितना आ जाएगा, एल। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा ई की वैल्यू मेरी आ जाएगी ई नोट एल आई कैप, यह आ जाएगा। और इस वाले पे ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, इस वाले के लिए ई की वैल्यू आ जाएगी ई नोट। अब बताओ ये वाला फेस ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, एल तो ये है और ए ये है, तो यानी कि एल प्लस ए आ जाएगी। तो एल प्लस ए इंटू आई कैप। अब बता दो भाई इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, सर अंदर की तरफ होगा। कहाँ होगा दोस्तों, इसका एरिया वेक्टर है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वेयर, और इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ जाएगा ए स्क्वेयर। बाकी 4 का तो 0 हो चुका है 90 डिग्री एंगल होने की वजह से। तो बताओ भाई इसको मैं क्या नहीं दूँ, 5-1 क्या लिखूँ दोस्तों, माइनस माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है, 180 डिग्री का। तो क्या लिखूँ यहाँ पे, ई नोट एल इंटू ए स्क्वेयर। और दोस्तों इसका बताना मेरे को एक बार आप, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना इसकी वजह से। तो बताओ इसकी वजह से यहाँ पे इसका क्या लिखूँ जल्दी बताओ। मैं लिखूँगा 5-1 इक्वल टू क्या लिखूँ, माइनस ई नोट एल ए स्क्वेयर, यह आ जाएगा दोस्तों ई नोट एल ए स्क्वेयर, क्योंकि ई नोट एल तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया कितना आ जाएगा ए स्क्वेयर। इसका बताना ई नोट एल प्लस ए आई कैप। अब इसका अगर मैं बताऊँ आपको फ्लक्स कितना लिखूँ, मैं लिखूँगा ई नोट एल प्लस ए इंटू में ए स्क्वेयर। अब ये प्लस है ये माइनस है। अब जब नेट फ्लक्स की बात आएगी तो 5 नेट क्या लिखो, दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड करूँगा मीन्स ई नोट एल ए स्क्वेयर प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों इसकी, क्या लिखूँ, प्लस ई नोट एल ए स्क्वेयर प्लस ई नोट ए क्यूब। ये तो कट जाएगा, तो नेट फ्लक्स किसके बराबर आ गया जल्दी बताओ मेरा। तो 5 नेट आ जाएगा मेरा ई नोट ए क्यूब के इक्वल आ जाएगा वोल्ट मीटर। दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बिल्कुल जो कंप्लीट जो डिस्कशन है वो हमने डिस्कस किया है। और इसी सेम टॉपिक का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ने की कोशिश करना, और मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और जो भी नीडी स्टूडेंट है उसकी हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों।
ताकि मैं भी एक बहुत अच्छी तैयारी के रूप में आप लोगों के सामने आ सकूं। अपना साथ ऐसे ही बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच।